विशेषता एकल नागरिकता। भारत संघात्मक देश होते हुए भी यहाँ एकात्मक देश की तरह भारत में नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। एकल नागरिकता प्रदान करने का तात्पर्य है हम भारतीय हैं, हम किसी प्रदेश की हमको नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। और भारतीय संविधान में ऐसे व्यवस्था को अपनाने के पीछे कारण भी है। भारत एक विशाल देश है, विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है और भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। तो ऐसे में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए लोगों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। अगली विशेषता है एकहरी न्यायपालिका। भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी भारत में एकहरी न्यायपालिका को ब्रिटेन की तरह अपनाया गया है। यहाँ केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्याय व्यवस्था नहीं है, अपितु पूरी जो हमारे भारत में जो न्याय व्यवस्था है वह एक सूत्र में, एक कड़ी में देखा जाए तो बंधी हुई है। और इस एकहरी न्यायपालिका में हम देखें तो सबसे जो है सर्वोच्च स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई है और उसके अंतर्गत जो है राज्यों में उच्च न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। और ये सारी जो कड़ी है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस प्रकार से भारत में अगर हम देखें तो एकहरी न्यायपालिका है और इसमें जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार शक्ति प्रदान की गई है। अगर कोई चीज है जिसको अधीनस्थ न्यायालय में अगर ऐसा लगे कि उसका गलत निर्णय हुआ है तो उसको उच्च न्यायालय में अगर उसका गलत निर्णय हुआ है ऐसा अगर किसी व्यक्ति को लगे तो वह उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर सकता है। अगला स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। इसके पीछे कारण ये है कि भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था में स्वाभाविक रूप है केंद्र और उसके इकाइयों अर्थात राज्य सरकार के बीच में मतभेद और विवाद पैदा होते रहते हैं। और ऐसे विवादों को दूर करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि न्यायपालिका की जो भूमिका वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। साथ ही साथ न्यायपालिका से जुड़े हुए जो भी हमारे जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर के, उनके वेतन भत्ते को लेकर के, उनकी जो शक्तियां हैं उसको लेकर के स्पष्ट जो है हमारे भारतीय संविधान में इसका जो है वर्णन किया गया है ताकि वह बिना किसी भी दबाव के जो है काम कर सके। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि बिना मूल अधिकार के कोई भी व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और मूल अधिकार को हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका से प्रेरित होकर के जगह दी गई है। और जब मूल संविधान बना उस समय कुल मिलाकर के भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु वर्तमान में यह मूल अधिकारों की जो संख्या है वो 7 से घट करके 6 हो गई है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, साथ ही साथ शिक्षा संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अंतिम में एक जो है अनुच्छेद 62 जो है 62 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। यह 32 नंबर का जो अनुच्छेद की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अनुच्छेद को भारतीय संविधान के जो पिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे हमारे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और इसका कारण यह है कि ये 32 नंबर का आर्टिकल जो है यह मूल अधिकारों का संरक्षण करता है और इसके तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। अगली जो विशेषता है वह है मूल कर्तव्य। हालांकि हम देखते हैं मूल कर्तव्य जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सोवियत रूस से प्रेरित होकर के इसको हमने अपने भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा है। तो शुरुआत में इसमें जब 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में इसकी संख्या 11 हो चुकी है।
और मूल कर्तव्य इसलिए भी आवश्यक है, अगर किसी देश के नागरिकों को अगर अधिकार प्रदान करते हैं तो उन नागरिकों का कर्तव्य भी है कि वह अपने राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने में अपनी सहभागिता दे, और इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच में राष्ट्र के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भाव को जागृत करने के उद्देश्य से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगली जो विशेषता है वह है राज्य नीति निर्देशक तत्व। जिस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए अधिकार और कर्तव्य की व्यवस्था है, उसी प्रकार से राज्य अर्थात सरकार के लिए भी नीति बनाने के समय में उनको किन किन निर्देशों का पालन करना है, जिससे भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, इसकी भी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसके अनुसार से भारत में समाजवादी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ग्राम पंचायतों की स्थापना, कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का उपाय करना, ये तमाम चीजों को निर्देश के रूप में राजनीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। इससे के महत्व को प्रतिपादित करते हुए जॉन ऑस्टिन ने इसको राज्य की आत्मा कहा है। अगली विशेषता की बात करें तो यह है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, और ये पूरे विश्व में अगर कहा जाए सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नाते पंचायती राज का एकदम से अगर सशक्तिकरण अगर देखा जाए तो हमको भारत में देखने को मिलता है। और भारत में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज को भी इसमें जगह मिला, अर्थात कहने का मतलब यह है स्थानीय सरकार। तो इन तीनों प्रकार की शासन व्यवस्था में जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर सरकार निर्माण करके अपने सहभागिता को जो है भारत के लोगों के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार से हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है भारतीय संविधान के अनुरूप। फिर आगे हम भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो विधि का शासन अर्थात कानून का शासन, इसको हमने ब्रिटेन से प्रेरित होकर के अपने संविधान में जगह दिया है। कहने का मतलब यह है विधि का शासन, और विधि के शासन के अंतर्गत व्यक्तियों को विधि का सम्मान संरक्षण, जिसको हमने अमेरिका से प्रेरित होकर के अपने संविधान में जगह दी है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के अंतर्गत हर एक व्यक्ति जो है विधि के अधीन है, विधि के अंतर्गत है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सबको कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार से चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह सरकार हो, या सरकार की कोई भी वह प्राधिकारी या अधिकारी हो, वह विधि के द्वारा विनियमित या नियंत्रित होता है। इस प्रकार से भारत में विधि के शासन की व्यवस्था की गई है। अगली अगर संविधान की विशेषता की बात करें तो इसमें हम देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, और हमारे देश में तो निश्चित ही संविधान हमारा सर्वोच्च कानून है, क्योंकि संविधान के ही अनुसार से हमारे देश में शासन की स्थापना की गई है, सरकार की स्थापना की गई है, लोगों को मूल अधिकार दिया गया है। और संविधान में ही न्यायपालिका, सरकार के गठन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तमाम सारे जो शासन के जो अंग हैं उनकी स्थापना, उनके शक्ति और उनके कार्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। साथ ही साथ संविधान हमारे देश में इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि अगर व्यवस्थापिका अगर कोई भी कानून बनाती है और वह कानून अगर संविधान के विपरीत हो तो न्यायपालिका संविधान को आधार मान करके उसको अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार से क्योंकि भारतीय संविधान को भारत के लोगों ने बनाया है, भारत के जो लोग हैं वो संप्रभु हैं, शक्ति के स्रोत हैं, इसलिए निश्चित ही संविधान की सर्वोच्चता भारत में देखने को मिलती है। अगली विशेषता है पंचायती राज। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वह 1959 में किया गया। पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई। जैसे कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में
नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाएगी और उसे स्थानीय शासन का प्राथमिक इकाई माना जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों की स्थापना की गई और उनको अनुसूची 11 के तहत कुल मिलाकर के 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची के तहत शहरी निकाय के क्षेत्रों को कुल मिलाकर के 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है प्रदान किया गया। इस प्रकार से देखा जाए तो आज के समय में भारतीय संविधान के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। आगे हम बात करें राष्ट्र के प्रतीक के रूप में, तो राष्ट्र के प्रतीक के रूप में हमारे विरासत को, हमारे राष्ट्र के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, श्रद्धा के भाव को बढ़ाने के लिए जो है कई प्रकार के चीज़ों को राष्ट्र प्रतीक के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें जैसे मैं बात करूं, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया है। राष्ट्रगान के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है और उसी प्रकार से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत की दर्जा प्राप्त है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में, आम को राष्ट्रीय फल के रूप में, बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में और साथ ही साथ मयूर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्जा प्राप्त है। और इनसे लोगों में जो है राष्ट्र के प्रति, इनके प्रति जो है सम्मान की भावना विकसित होती है। अगला विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार। किसी भी देश के लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि वहाँ के लोगों की उस लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का जो है व्यवस्था किया गया है। शुरुआत में हमारे देश में 21 वर्ष के लोगों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। इसका मतलब भारत में वर्तमान में 18 वर्ष के उम्र का कोई भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव का जो है मताधिकार प्राप्त है, मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। उनको अपने सरकार, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त है। अगला जो है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध जो है यह एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। हालांकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसे निर्मित हो जाती है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित करना पड़ता है। और इसके तहत हमारे भारतीय संविधान के जो है भाग 18 में जो कुल मिलाकर के तीन प्रकार की जो है उपबंध, आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था की गई है। इसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें युद्ध, आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, साथ ही साथ 356 में राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन, और अंतिम में 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का जो है व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में की गई है। अगली विशेषता है संसदीय प्रभुसत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। कहने का मतलब यह है कि हमारे भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों का जो है अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। संसदीय प्रभुसत्ता जो ब्रिटेन की विशेषता है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है और ब्रिटेन में संसद के द्वारा जो भी कानून बनाई जाती है उसे वहां की किसी भी अन्य शक्ति के द्वारा अवैध घोषित नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से न्यायिक सर्वोच्चता जो है यह अमेरिका की विशेषता है। अमेरिका में संसद के द्वारा बनाई गई कोई भी कानून अगर संविधान के प्रतिकूल हो तो वहां की जो न्यायपालिका है, वहां की सर्वोच्च न्यायालय है, वह सर्वोच्च न्यायालय वैसे कानून को जो है अवैध घोषित कर सकती है। बात करें अगर हम भारत की, तो भारत में ये दोनों चीज देखने को मिलती है। हालांकि भारत में संसदीय प्रभुसत्ता को हम इस रूप में देख सकते हैं कि भारत में विधि निर्माण करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन संसद की यह शक्ति जो है असीमित नहीं बल्कि सीमित है। क्योंकि अगर संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून
अगर संविधान के प्रतिकूल हो तो ऐसे स्थिति में न्यायपालिका उसका पुनर्विलोकन करके ऐसे अनुच्छेदों को, ऐसे प्रावधानों को अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि न्यायपालिका के संबंध में, न्यायपालिका के अधिकार शक्ति क्षेत्र को निर्धारित करने का जो के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार वह भी संसद में है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो भारत में संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। कुल मिलाकर के भारत में अगर हम कहें तो संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च कानून है। अगली विशेषता है कठोरता व लचीलापन का अनोखा मिश्रण। संविधान की जो संशोधन की जो प्रवृत्ति है, संविधान में जो परिवर्तन के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक कठोर संविधान, दूसरा लचीला संविधान। कठोर संविधान वह है जिस संविधान में परिवर्तन के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाई जाती है। जैसे कि अमेरिका देश में अगर केंद्र सरकार को संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो वह संसद एक विशेष प्रक्रिया को अपनाते हुए वहां के राज्यों की भी जो है अनुमोदन प्राप्त करती है। इस प्रकार से विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है। लचीला संविधान वह होता है जिस संविधान में परिवर्तन करने के लिए सामान्य बहुमत से, सामान्य प्रक्रिया से परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान और भारत के संविधान में ये हमको कठोरता और लचीलापन दोनों देखने को मिलता है। दोनों का जो है अनोखा मिश्रण है, क्योंकि भारतीय संविधान को संशोधन के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन प्रावधानों को संसद अकेले सामान्य बहुमत, साधारण बहुमत से परिवर्तित कर सकता है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसको संसद अकेले अपने विशेष बहुमत से परिवर्तित कर सकता है। लेकिन भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसको परिवर्तन करने के लिए भारतीय संसद को अपने विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम भारत राज्य क्षेत्र के आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल का भी अनुमोदन चाहिए होता है। जैसे कि जीएसटी का जो कानून लाया गया, इसको पूरे भारतवर्ष में लागू होने के लिए संसद के अनुमोदन के साथ साथ कम से कम आधे से अधिक राज्यों का भी अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक था। इस प्रकार से हम कहें तो भारत का जो संविधान है वह कठोरता और लचीलापन दोनों को लिए हुए है। संविधान की इस विशेषता के आधार पर सर आइवर जेनिंग्स ने भारत के जो संविधान है इसको विश्व का सबसे कठोर संविधान कहा है। तो वहीं पर केसी वियर ने भारतीय संविधान को अधिक कठोरता और अधिक लचीलापन का समन्वय कहा है।